नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर का इफेक्ट उसके ऊपर क्या पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है या बढ़ता है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है इंक्रीज हो जाती है विद राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। मेटल के केस में बात कर रहे हैं, मेटलिक कंडक्टर के केस में बात कर रहे हैं। अब जान लेते हैं ऐसा क्यों है। अब हमने पहले पढ़ा था कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं, इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ड्रिफ्ट करके पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं, और जब ये पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे कोलिजन्स का सामना इनको करना पड़ता है, क्योंकि कंडक्टर के खुद के एटम और आयन जो होते हैं उनके साथ ये टकराते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने से जो खुद के एटम है इस कंडक्टर के और आयन हैं उनके अंदर थर्मल एनर्जी आ जाएगी। एक तरह से वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, काफी तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि थर्मल एनर्जी उनकी इंक्रीज हो गई है। अब ग्रेटर फ्रीक्वेंसी से जब वो वाइब्रेट करेंगे तो जो ये इलेक्ट्रॉन है उनके साथ टकराने की संभावना और ज्यादा इनकी इंक्रीज हो जाएगी और ये उनसे ज्यादा टकराएंगे। अब ये ज्यादा टकराएंगे तो हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, वो कम हो जाएगा। अब ये कम होने से क्या होगा, हमें पता है जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, रो एल बाई ए के बराबर होता है। और रो की अगर वैल्यू हम देखें तो वो क्या होती है, एम बाई एन ई स्केयर टाओ, यानी कि ये हो गया हमारे पास आर की वैल्यू। और यहाँ से टाओ और आर के बीच में रिलेशन देखें तो आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाओ के है। अब टाओ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जितना हमारा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर कोलिजन जो है जल्दी से होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि थर्मल एनर्जी आपने इंपार्ट कर दी है। तो थर्मल एनर्जी इंपार्ट होने से ज्यादा कोलिजन होंगे, और जो रिलैक्सेशन टाइम है यानी कि दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर ये बहुत कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोलिजन यहाँ पर बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन यहाँ पर इंक्रीज होंगे, जिससे जो रेजिस्टेंस है मेटेलिक कंडक्टर का वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ ये तो हम समझ गए कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाती है राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ। अब हम ये मान लेते हैं कि इनिशियल जो इसका रेजिस्टेंस था R1 था, T1 टेम्परेचर पे मान लेते हैं, पहले T1 टेम्परेचर था और R1 उसका रेजिस्टेंस था। जो भी आपने टेम्परेचर लिया उस पर रेजिस्टेंस आपने मापा, फिर आपने उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करके T2 कर दिया, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, वो R2 हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज हमें देखनी है कि जो R2 माइनस R1 है, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस में इंक्रीज आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका R1 के होता है, यानी कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस है उसके बराबर जो है, या कहें कि उसके प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों है, देखिए अलग अलग मेटल्स के लिए ये अलग अलग होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस पहले कुछ भी था, कुछ भी वैल्यू आप मान लीजिए 100 ओम था हमारे पास इसका रेजिस्टेंस पहले। जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो है टेम्परेचर बढ़कर मान लीजिए 110 जो है, आपने मान लीजिए टेम्परेचर पहले इसका 100 डिग्री सेल्सियस ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, और इसको बढ़ाकर आपने 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया। और पहले जो रेजिस्टेंस 100 ओम का था तो टेम्परेचर के साथ ही वो बढ़कर जो है 110 ओम का हो गया, वो भी कितना हो गया, 110 ओम का हो गया। यानी कि पहले 100 ओम था रेजिस्टेंस जो R1 था, और यहाँ पर T1 आपने कितना दिया था, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर आपने उसको बढ़ाकर 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर को, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी 110 ओम हो गया जो रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है, जैसे यहाँ 10% का इंक्रीज दिखाया है, जैसे ही हमने 10% जो है टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जस्ट एन एग्जांपल ले रहे हैं, तो इनिशियल वैल्यू क्या थी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए 10% का इंक्रीज हुआ है इसके बीच में,
अब यहीं पर जो R1 है मान लीजिए वो हमारा 1000 होता, 1000 मान लेते हैं, तो R2 हमारा कितना हो जाता, वो हो जाता हमारा 1100। यही होता 10% का इंक्रीज इसको मिलता। यानी कि जो R2 माइनस R1 है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इनिशियल रेजिस्टेंस के यानी कि R1 के प्रोपोर्शनल है। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। और जो R2 माइनस R1 है ये तो हमने देखा कि टेम्परेचर जो बढ़ेगा T2 माइनस T1 तो इसके भी प्रोपोर्शनल होगा। अब इस T2 माइनस T1 को अगर आप T लिख लेते हैं, मान लीजिए आप इसको T लिख लें, तो ये R2 माइनस R1 किसके प्रोपोर्शनल हो गया, हमारा T के प्रोपोर्शनल हो गया। अब ये इक्वेशन ले लें, यानी कि ये टर्म ले लें फर्स्ट और ये सेकंड टर्म ले लें। जो R2 माइनस R1 है यहाँ से वो किसके प्रोपोर्शनल आया था हमारा, यहाँ R1 और यहाँ T के। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर ये अल्फा आ जाता है, यानी कि R2 माइनस R1 जो है अल्फा, ये अल्फा हम ले लेते हैं। और यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है तो अल्फा आया है, और यहाँ पर ये क्या बच गया हमारे पास R1 और यहाँ पे आ गया T, यही आया। अब यहाँ से अगर आप अल्फा की वैल्यू को निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास R2 माइनस R1, अल्फा की वैल्यू को निकाल रहे हैं और डिवाइड में R1 डिवाइड बाय T आ जाएगा। ये जो T है या डेल T आप इसको लिख लें तो ये T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, या यहाँ पर आप T2 माइनस T1 ही कर लीजिए। तो यहाँ ये आ गया हमारा T2 माइनस T1। अगर आप इसको T पुट नहीं करते या डेल T पुट नहीं करते तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, ऐसे ही आप इसको समझ सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू आ गई R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 T2 माइनस T1। तो ये जो अल्फा है ये है क्या, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का। और इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, जो कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जो अल्फा की हमने अभी वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस यानी कि R2 माइनस R1 पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस यानी कि R1 जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, और पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर यानी कि राइज ऑफ टेम्परेचर मान लीजिए आप इसको ले लेते हैं T2 माइनस T1। तो ये जो है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। जो यूनिट होती है अल्फा की वो भी हमारी टेम्परेचर वाली ही यूनिट होती है, चाहे आप जो है पर केल्विन कह लीजिए या फिर पर डिग्री सेल्सियस कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए, पर डिग्री में होती है तो इसलिए हमने लिखा है। टेम्परेचर यहाँ पर नीचे है तो पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस, कुछ भी आप इसको कोई भी यूनिट इसकी ले सकते हैं अल्फा की। अब जो अल्फा होता है अगर इसकी हम वैल्यू देखें मेटेलिक कंडक्टर के लिए, मेटल्स के लिए अगर हम बात करें तो मेटल्स के लिए जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि ये जो है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज। लेकिन अगर हम इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर्स की बात कर लें या फिर जो सेमीकंडक्टर हैं उनकी बात कर लें, तो जो अल्फा की वैल्यू होती है वो उनके लिए नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है उस केस के लिए। तो इसीलिए जो है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए अल्फा की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं और मेटल के लिए पॉजिटिव लेते हैं। कुछ एलॉयज हैं हमारे पास जैसे मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, तो उनकी वैल्यू जो है अल्फा की काफी स्मॉल होती है और उनका यूज किया जाता है, जैसे रेजिस्टेंस कोयल हमें बनानी है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कोयल जो है उस तरह की कोयल्स बनाने में इनका यूज किया जाता है। तो ये सारा जो है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर जो है इस तरह से डिपेंड करता है। जब भी कोई आप इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो वहां पर देखना होता है कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन सा आप मेटल यूज करें, कॉपर, सिल्वर, इस तरह से अलग अलग मेटल जो होते हैं तो उनके लिए तो अल्फा पॉजिटिव है, या फिर जो है आप कौन सा सेमीकंडक्टर यूज करना चाहते हैं। तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू जो है हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है इस केस के लिए। और इसी तरह से अगर आप इस R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो R2 की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वही इक्वेशन है हमारे पास जो हमारे पास थी R2 माइनस R1, और यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे क्या था R1 और T2 माइनस T1 यही थी। अगर आप R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा, R1 उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा,
R1 प्लस अल्फा R1 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। और यहाँ से अगर आप R1 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये जो आएगा T2 माइनस T1 ये आ जाती है। तो यहाँ से भी जो है आप R2 की वैल्यू जो है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो यानी कि इसी इक्वेशन को आप जो है अलग अलग तरह से लिख कर जो है R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने देखा R1 की वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरह की इसके अंदर वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।